पल दिल के पास तुम रहती हो। कौन भुला सकता है इस गाने को। और अल्फाज की जादूगरी कमाल की कही है। ये अल्फाज की जादूगरी उसे एक शख्सियत की अजीम हस्ती की है हिंदुस्तानी सिनेमा में, जिन्हें बहुत ही बेहतरीन लिरिसिस्ट का खिताब मिला है। ना सिर्फ नग़्मे निगार, बतौर शायर इन्होंने बहुत अच्छा कमाल हासिल किया है। शेर व शायरी के अलावा डायलॉग बाजी भी बखूबी इन्हें आती थी। ही इज नन अदर देन हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने अजीम लिरिसिस्ट, नग़्मे निगार और स्क्रीन प्ले राइटर, जिनका नाम है राजेंद्र कृष्ण साहब। उनकी यादें आज हम ताज़ा करेंगे। बिल्कुल, उनकी यादें ताज़ा करने के लिए उनके घर वालों से हम आज मिलने आए हैं। उन्हीं के बेटे से, चहीते बेटे, जिनका नाम है राजेश दुग्गल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वो उनकी याद हमेशा अल्फाजों में कैद है, उनकी याद हमेशा डायलॉग्स में कैद है जो उन्होंने लिखे हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में। और साथ ही साथ उनकी यादें जो है वो भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि जितने अजीम राइटर वो थे, उतने अजीम नग़्मे निगार भी वो रहे हैं, उतने अजीम शायर भी वो रहे हैं। उर्दू के साथ, हिंदी के साथ अच्छा खासा राब्ता उनका था। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, उनकी याद ताज़ा करने के लिए लोग उन तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि दरअसल उनका असली नाम जो था वो कुछ और था। क्या था वो नाम, उसकी पुष्टि आप करेंगे। नाम उनका था कृष्ण दुग्गल। बिल्कुल सही। बहुत कम उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने शेर व शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। मुसन्निफ भी बनना चाहते थे। दरअसल फिल्मों में आए ही थे एज ए स्क्रीन प्ले राइटर बनने की गर्ज से। शेर व शायरी के साथ वाबस्तगी तो थी ही, लेकिन घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मे बी उस दौर में कोई समझते नहीं थे इस बात को। फिर किसने सपोर्ट किया जब वो मुंबई की तरफ आए? बाद में मुंबई की तरफ जब वो आए, वो उनके साथ में शिमला में एक टेलर थे, मिस्टर राय, जिनको शौक था फिल्में बनाने का। तो वो यहाँ पर आ गए एंड अपने सारे पैसे उन्होंने मतलब से लगा दिए एक पिक्चर में, जो कि बनाई और नाम रखा था शहनशाह, जो कि मतलब ऐसे बहुत बुरी तरह ही मतलब से शुरू से ही फ्लॉप हो गई। एंड वो तो चले गए। पिताजी यहाँ पर रुककर शुरुआत में मतलब काफ़ी तकलीफें उठाते हुए उन्होंने कई छोटे मोटे मतलब काम किए। हाँ, एज अ क्लर्क उन्होंने काम किया। क्लर्क का जॉब भी किया था, शिमला में किया था, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। हाँ, बेसिकली एक्चुअली विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। एंड वो भी मतलब से जॉब मिला था क्योंकि उनके भाई माधोलाल जी जो वहाँ पर रहते थे शिमला में, भाई जिनकी ने वजह से, जी हाँ, तो लेकिन उन्होंने भाई का माना नहीं। बाद में भाई को कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है शेर व शायरी में ही। इत्तेफाक नहीं किया। ज्यादातर लोगों को मतलब उस जमाने में फिल्मों का क्या मतलब कोई भी शेर व शायरी का मतलब वो इल्म भी नहीं रहता था ज्यादातर। और ये थी पंजाबी फैमिली, हिंदू पंजाबी फैमिली थे, मगर इन्हें कुदरती मतलब से उर्दू का शुरू से शौक रहा है, जो पंजाबियों में उस जमाने में बहुत ज्यादा रहा करता था। पंजाबी लोग ज्यादातर उर्दू के साथ से ही तो पिताजी की मतलब से लिखावट जो होती थी ज्यादातर, जब वो लिखते भी थे बाद में, वो उर्दू में लिखते थे। कई जगहों पर मतलब से निकल तो आएंगे, क्योंकि मतलब मेरे खुद की मतलब उर्दू से वाकफियत मेरी मतलब से कमजोर है, तो मैं इस कारण से मैं मतलब वैसे उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन स्टडी करते हुए अगर मेरे साथ बैठ जाए तो हम लोग कई चीजें जरूर निकाल सकेंगे। उनकी उर्दू की लिखी हुई है, उनके जो सारे स्क्रिप्ट रहते थे जो कि इंग्लिश में पढ़ते थे, मगर वो लिखते थे अंदर उर्दू में, भले ही हिंदी की हो। उर्दू शायरों के साथ भी फिराक गोरखपुरी के साथ उनका बहुत ही अच्छा वास्ता था। उनके चहेते शायर रहे हैं वो। फिराक गोरखपुरी, निराला पंत, इन सब की मतलब चीजें, जी हाँ, मगर उर्दू हिंदी दोनों शायरों उर्दू, हाँ, उनको मतलब से शौक था, उनकी मतलब एक रुचि थी, मतलब से एक कुदरती मतलब कहाँ पीछे से आई, मगर उन्हें बहुत रुचि थी इन चीज़ों में। इतने हद तक के वो जब पढ़ाई करते थे, दिखाने के लिए वो पढ़ाई के लिए मतलब जाते थे, जो रात की पढ़ाई जा रहे हैं, मगर लेकिन उनकी किताबों के अंदर वो मतलब जाकर निराला पंत, फिराक गोरखपुरी, इन लोगों की मतलब से उनके सब उनकी किताबें अंदर मतलब मिली रहती थी, और जो वो पढ़ते। तो उर्दू शायर जितने भी हैं वो तो इनके चहेते रहे हैं, लेकिन खुद भी बहुत बेहतरीन उर्दू शायर रहे हैं। इनकी शेर व शायरी देखिए, इनकी शेर व शायरी नगमों में आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अंजाम दी है। चाहे वो सुरैया से लेकर के फिल्मों के गाने हो, या फिर आगे फिर धर्म पाजी, या फिर आगे फिर और भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ, सबके साथ इनका एसोसिएशन अच्छा रहा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की हम बात करें, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका एसोसिएशन बड़ा अच्छा रहा है। साथ में म्यूजिक डायरेक्टर हुसैन लाल भगत राम। अगर हम बात करेंगे, शायद आपको इस फिल्म का नाम याद आ रहा होगा, जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, जो पहला मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, हुसैन लाल भगत राम के साथ वो गाना बड़ा हिट हुआ था। उस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए थे।
सबसे पहले उनका बड़ा हिट जो रफ़ी साहब के साथ था वो एक नॉन फिल्मी गाने के लिए था। हाँ। सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये उमर, सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। ये गाना एक नॉन फिल्मी गाना था। जब हाँ। बापू जब गुजर गए हैं, कई लोगों ने मतलब से ऑटोमेटिकली किया, तो सुनलाल भगत राम जी के साथ में पिताजी ने ये मतलब से गाना लिखा था, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो इट स्प्रेड्स ओवर, इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब वैसे उसमें 12 मिनट का गाना है पूरा, वैसे अगर देखा जाए। एंड ये एक कहानी पूरी बापू एक पूरी की कहानी उनकी अवतार रखी थी, और वो इतना बड़ा हिट हुआ उस समय। एसोसिएशन वहां से रफी साहब के नहीं, साथ शुरू हुई? एसोसिएशन तो मेरे से पहले से रही है, क्योंकि एक तो दोनों में पंजाबियत थी, क्योंकि हाँ। रफ़ी साहब भी पंजाब से ही आए थे, पिताजी, हम लोग पंजाबी फैमिली ही हैं। हाँ। एंड तो उनके साथ मतलब वो बातचीत करने में, वो पंजाबी में उनको एक जरा सी एक और ही मतलब महक आ जाती थी। हाँ, बाकी सारे राइटर्स ज्यादा मिलता था। वो एक आपको अपनी मिट्टी के मतलब अपनी याद जो आ जाती है, तो वो खुशबू मतलब से वो यहाँ पर मिट्टी की बातों यादें में वो एक फीलिंग मतलब जो उभर आती है। तो वो पिताजी पंजाबी राइटर थे, बाकी सारे ज्यादातर यूपी के रहे थे। हाँ। तो वो उनकी क्लोजनेस मतलब उसमें यहाँ तक रही कि 343 गाने जो कि किताब में एक्चुअली रफ़ी साहब के साथ उनके सोलो ड्यूइट्स सारे मिलाकर 343 गाने हैं, जिसमें आनंद बख्शी साहब के सबसे ज्यादा रहे हैं, फिर मजरू साहब के जा रहे हैं, और इनके और रहे थर्ड हैं। इनके नसीब रही है। हाँ, रफी साहब के साथ उनका क्लोजनेस रहा पहले हिट के बाद, उसके बाद फिर आपका भी बहुत रफी साहब के साथ अच्छा रहा। पिताजी हम लोगों को फिल्मी दुनिया से दूर रखते थे, और ये मैंने कईयों से बात कर रखी है, कई फैमिलीज में मैंने ये देख रखा है कि उन्हें मतलब फिल्मी दुनिया से वो दूर रखते थे। शायद अपने मतलब से रीत से वो उनका नजरिया ये था कि लाइन इतनी मतलब अच्छी नहीं है, जबकि देखा जाए वो खुद ही जब अंदर एंटर करी हैं तो उनके फैमिली मतलब से उसके खिलाफ थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल बहुत की है, स्ट्रगल बहुत करी है, नो डाउट बहुत करी है। ऐसे नहीं कि उनको बस वहां से चले आए यहाँ पे शिमला से, फिर मुंबई की तरफ रुख किया, तो उसके बाद उनको आराम से सब कुछ मिला। उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, ऐसे स्ट्रगल करनी पड़ी जो इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता। शायद उनको स्ट्रगल पीरियड याद रहा होगा। उनका फोकस तो मतलब वैसे वहां पर ही था ना, कि उन्होंने लिखना तो है, और उन्होंने जो काम करना है फिल्मों के हिसाब से, और उन्होंने उनकी लिखावत पर ही उनका ध्यान था ये हमेशा शुरू से। और पहली फिल्म जो उन्होंने की एज ए स्क्रीन प्ले राइटर ही की थी, जो सामने आई थी जी, जनता जी 1947 की ये बात है। He has also written songs in that, but I mean, because see सबके लिए मतलब वैसे हरमिंदर साहब इज गॉड, बिकॉज उनके गीत कोश की वजह से सारी मतलब वैसे डिटेलिंग मतलब से वहाँ से आती जा रही है, और उसमें कहीं मतलब से वो रेफरेंसेस हैं कि कुछ गानों की जहाँ पर लिखी नहीं हुई है मगर पिताजी का नाम लिखा हुआ है एज ए सॉन्ग राइटर उसमें, तो वो एक रेफरेंडम है। जैसे कि मैंने कहा कि पहली फिल्म एज ए स्क्रीन प्ले राइटर उनके सामने आई, उसके बाद और भी फिल्मों के स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखे। उस समय बस फिर 1947 में वापस जंजीर भी आई जी हाँ, वन मोर फिल्म। ये फिल्में मतलब से अच्छी नहीं चली है, मगर लेकिन मेन उनकी वजह से बाद में मतलब जो आई आज की रात, जिससे मतलब आज की रात एंड प्यार की जीत कोइंसिडेंटली दोनों ही कमर जलालाबादी के साथ उन्होंने लिखे हुए थे। सही। क्यों श्रीमान जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि हमारे देश को आजादी मिले 2 बरस से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी लोग पहले ही की तरह तकलीफें उठा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। श्रीमान जी, इस तरह सोचते रहने से जनता सुखी नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हमने गांव वालों को काफी समझाया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में निराशा छा रही है। बिना सरकार की मदद के ये लोग कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। ये सब सरकार ही की गलती है। सरकार की गलती है तो यूं बैठे रहने से हम सरकार को सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। पहले हमें अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करना चाहिए, फिर अगर सरकार हमारी मदद ना करेगी तो हम सरकार को बदल देंगे, क्योंकि अब सरकार हमारी है और वो हमारे वोटों पर कायम है। अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जानें तक दे दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। और आज जबकि हमारा देश आजाद हो गया है तो कोई भी नौजवान ऐसा नहीं मिलता जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझा सके कि हम मिलजुल कर ही अपने देश को सुखी बना सकते हैं। ये सब हम लोगों की गलती है। हम लोग ये समझ बैठे हैं कि हमें स्वराज मिल गया है तो हमारा काम भी खत्म हो गया है। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर गांव-गांव जाकर हल जोतेगा, खेती करेगा? ये तो हमारे देश के नौजवानों को चाहिए कि वो जाकर गांव-गांव लोगों को पढ़ाएं लिखाएं और समझाएं कि क्या करना चाहिए। फिर देखना कि थोड़े ही दिनों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। आज की रात अगर हम देखें, सुरैया और मोतीलाल स्टारर वो फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट रही। डायलॉग्स भी, उनकी डायलॉग बाजी भी कमाल की रहती थी। सामाजिक मुद्दों को एक तरफ उजागर करते थे, दूसरी और कॉमेडीपन भी उसमें था। अगर शुरुआती फिल्मों की बात करें तो फिर कई सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए, और एक ऐसे हम कहेंगे वन ऑफ द फ्यू
लिरिसिस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, जो फिल्मों में गानों के अलावा, नगमों के अलावा साथ साथ में स्क्रीन प्ले भी हुआ करता था, वो डायलॉग्स भी लिखा करते थे इतनी बेहतरीन तरीके से। कई सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि मेरे लिए एक फिलोसॉफिकल रूट बन चुके हैं, यूज करता हूँ मतलब वैसे, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। एक वेरी ही आउटलैंडिश तरीके का डायलॉग अगर देखा जाए, मगर ये उनकी खासियत थी कि वो मतलब ऐसे आउटलैंडिश को बहुत मतलब से सिंपल तरीके से वो पेश किया करता। पड़ोसन फिल्म जब उन्होंने लिखी तो इसके साथ साथ पैरेलल उनकी कई सारी चीजें चल रही थी, जैसे गाने भी उन्होंने लिखे जी। मेरे सामने वाली खिड़की में, किशोर दा, साथ में महमूद साहब और ओम प्रकाश जी। सबसे पहले हम महमूद साहब के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने उनके साथ फिर कई और फिल्में की, कई पिक्चरें की, उनका राब्ता बहुत गहरा था। आत्मा इधर आ। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा। डैडी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना कहानी। चल क्या सोच रहा तू? डैडी अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आप फिल्म बनाने के लिए रुपया देंगे? ये पहले कहानी तो सुना, रुपए की बात बात में कर। डैडी हाँ? मेरी कहानी बहुत भयानक भयानक और डरावनी है। डरावनी है? आपको हाथ ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों क्यों क्यों? थोड़े दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी। हाँ? आधी कहानी सुनने के बाद हाँ? उसके बच्चे यतीम हो गए। वो बुलदिल होगा, बुलदिल होगा। बैकग्राउंड में वो क्या है कि एक्चुअली कई पिक्चरें पहले आ चुकी थी महमूद साहब के साथ ऑलरेडी, जहाँ पर महमूद साहब ओम प्रकाश जी पिताजी के गाने और डायलॉग्स लिखे हुए। साधु और शैतान थी, प्यार की एजा थी, पड़ोसन जब मतलब महमूद साहब ने बनाई तो ऑटोमेटिकली पिताजी को गाने और डायलॉग्स के लिए ले रखे हैं। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी। पिताजी एक उस किस्म के इमोशनल इंसान थे, बहुत जज्बाती। यस, जज्बाती इंसान थे, वो दिल से करते थे। और वो मैं इसलिए पहचानता हूँ ज़्यादा क्योंकि हम लोगों ने मतलब से वो काफ़ी अडेप्ट कर रखा है, वो हमारे में भी मतलब वो मौजूद है, कूट कर भरा हुआ, कूट के मतलब वो निकलती रहती है। हाँ। बिल्कुल। तो वो जब लिखते थे मतलब उन्हें वो कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी था उनके लिए। महमूद साहब के साथ वो कॉमेडी ट्रैक्स, पिताजी के अंदर वो एक नेचुरल तरीका था एक्चुअली। जब वो बात करते थे, कई बार उनका बात करने का भी तरीका ऐसा होता था, शायद महमूद साहब के अंदर भी हुआ होगा सेंस ऑफ ह्यूमर के, मतलब वो बात कर रहे हैं एक जगह, जो उस बात कुछ उससे जुड़ी हुई बात जिसके बारे में वो जानते हो तो प्रॉब्लम वो क्लिक करके वो हाँ जी। तो उनकी मतलब कई लिखावटें, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कि प्यार किए जा हो और साधु और शैतान हो, कोई चीजें इम्प्रॉम्प्टू जरूर इन लोगों का योगदान हुआ होगा। ग्राउंड में शुरू होता है एक डरावना जंगल है जहां मछलियां घास चल रही है, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती है, बिल्कुल अजीब। क्वा क्वा कुड़ुक कुड़ुक। महमूद साहब जहां अपने आप में कॉमेडी के उस्ताद थे, वहीं किशोर दा भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, कॉमेडी के उस्ताद थे, साथ में गायक भी तो थे ही, और साथ में कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की थी बाद में। मतलब ऐसे लोगों के साथ उनका जुड़ाव था, ऐसे लोगों के साथ इनका वास्ता राब्ता था जो बहुत क्रिएटिविटी के में महारत रखते थे, क्रिएटिविटी जिनके अंदर कूट के भरी हुई थी, और कॉमेडी के किंग्स ही कहे जाते। जैसे महमूद साहब के साथ हमने बात की, उनके साथ अच्छा लगता रहा। साथ में फिर ओम प्रकाश साहब की बात हुई थी। ओम प्रकाश साहब के उनका लंबा सिलसिला चला, इनफैक्ट जिंदगी के आखिरी मरहले तक वो एक दूसरे के साथ रहे। जी हाँ, ओम प्रकाश जी से उनकी मुलाकात जब हुई है, वो एक मुंबई के रेलवे ट्रेन में, मतलब लोकल ट्रेन में हुई है। और जबकि वो जा रहे थे, पिताजी के ने पहचाना था कि मतलब ओम प्रकाश जी के प्रोग्राम को वो सुनते थे, जबकि ओम प्रकाश जी लाहौर में थे, उनके रेडियो प्रोग्राम को सुनते थे। और पिताजी को मतलब ये के बारे में जानकारी जब उनको मिली थी कि वो एक राइटर हैं, इनकी उस लोकल ट्रेन के ट्रिप के दरमियान ही उनमें मतलब से ऐसी इतनी बातें हो गई कि जब तक वो वहाँ ट्रेन से के सफ़र से मतलब उतरे हैं, तो वो ये फैसला कर गए कि आज से हम दोनों दोस्त। थिंकिंग मिलती है, वो उनकी हाँ सोच मतलब से मिल ही जाती है, जब बातें मतलब से एक तरीके से बस। और दोस्ती में भी वैसे बहुत अच्छे थे, हर एक के साथ उन्होंने दोस्ती बेहतरीन तरीके से निभाई है, कोई भी सिनेमा हस्ती से जुड़ा हो या फिर उससे अलग हो। और एक और बात है उनकी जो बहुत ही जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि जितनी बेहतर तरीके से वो कॉमेडी किया करते थे, घर का माहौल भी वैसा
कॉमिक रहता था क्या? आप लोगों के साथ खूब कॉमेडी करते थे या बड़े सीरियस किस्म के इंसान थे? देखिए हम सब ने इनहेरिट तो कर रखी है उनकी कॉमेडी मतलब लेवल पर, वो एक नेचुरल तरीके से हमारे जीन्स में मतलब रही है। वी हैव इनहेरिटेड दैट कॉमिक track of his, that sense of humor of his, which is there at least in three of us brothers, and we've got it कूट कर वो भरा हुआ। yes absolutely I would say। बात करने को तो बहुत कुछ है, यादें उनकी और ताज़ा करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We'll be seeing you guys right after this short break। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। याद कर रहे हैं आज हम मशहूर व मारूफ अजीम नग़्मे निगार हिंदुस्तानी सिनेमा की, जो ना सिर्फ नग़्मे निगार थे बल्कि इसके अलावा बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिल्मों का स्क्रीन प्ले तैयार किया है, फिल्मों की कहानी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। इसके अलावा कई बेहतरीन डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं। शौक उनके बहुत सारे थे, बैटिंग का शौक था, और वो बैटिंग का शौक ये रंग लाया कि उन्होंने एक जैकपॉट भी जीता था। बहुत बड़ी रकम थी उस दौर में, इतनी बड़ी रकम हासिल करना मतलब बहुत बड़ी बात है ये। वो 1971-72 के पीरियड में वो रेस हॉर्स उस समय 5 बार ये जैकपॉट कैरी फॉरवर्ड हो चुका था। कैरी फॉरवर्ड यानी कि 4 बार वो जैकपॉट मतलब किसी ने जीता नहीं था, तो वो अमाउंट अक्यूमुलेट होते हुए वो बढ़ते जा रहा था। तो 5वीं बार ये जब वजह से था, तो वो हम लोग सब मद्रास में सबॉय होटल में ठहरे हुए थे उनके शूटिंग के दौरान। तो हम पूरी फैमिली वहाँ पर अपना हॉलीडे मना रहे थे। पिताजी यहाँ पर वापस रेसेस के लिए आए, जो कि वो टिकट्स उन्होंने मतलब ऐसे मम्मी जी और एल्डेस्ट ब्रदर के नाम के हिसाब से ले रखी थी। तो उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि आखिरी रेस में जब वो टिकट्स थे तो सिर्फ उन्हीं का ही मतलब एक सिंगुलर जैकपॉट मतलब से वो 48,74,000 का अमाउंट था, वो उन्हें मतलब से वो मिल गया, जो उस समय टैक्स फ्री था। पिताजी ने इंदिरा गांधी फंड में मतलब से 1 लाख डोनेट किया। बड़ी खुशी के साथ इंदिरा जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मगर लेकिन जब उनको पता चला कि ये टैक्स फ्री अमाउंट है, उन्होंने नेक्स्ट डे ही मतलब से वो अनाउंस कर लिया 33% रेस हॉर्स के। इसलिए रेस जाने वाले सब लोग पिताजी के दुश्मन बन गए एक तरीके से। लेकिन उनके, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करें हिंदुस्तानी सिनेमा की, उनके कंटेम्परेरीज भी कभी कभी उनसे थोड़ा बहुत जेलस तो फील करते ही थे, क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज considered as the richest lyricist of Indian cinema, highest paid lyricist of Indian cinema। हाईएस्ट पेड तो बहुत पहले से था एक्चुअली, बिकॉज जब वो साउथ में लिख रहे थे तो उन्होंने AVM के लिए 18 फिल्में लिखी रखी हैं, और सब में सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स दोनों। सो वो मुंबई से हटकर ज़्यादा मतलब रहते थे, तो मुंबई के मतलब से तौर तरीके से भी वो हटकर थे, क्योंकि उन्हें कभी ही वॉज नेवर कंसर्न्ड अबाउट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इन अ वे, ही वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट ग्लोरी, एंड वो उनके लिए मतलब से वो एक चीज मान्य ही नहीं रखता था। हमेशा फोकस रहता था कि अपने काम अच्छा करना, बेहतर करना है। अब जब उन्होंने मतलब 260 फिल्म के करीब, जिसमें कई फिल्मों में मतलब 2-4 गाने ही, एक गाने भी कभी बाद रहे हैं, पर 260 फिल्मों के करीब उनकी रही है उनका, और उसमें से करीब 60 फिल्में उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे। अब जब उनका फोकस अगर वो जब डायलॉग्स लिख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो गाने की तरह नहीं है कि यहाँ पर हर चीज पर आपको वर्किंग मतलब से करनी है, फोकस करना है। और मैं इनके डायलॉग राइटिंग के बारे में एक बात जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर। ओम प्रकाश जी कहा करते थे ये एक बात मतलब से, कि जब मैं उनके डायलॉग्स पढ़ता था, मैं सोचा करता था कि इस डायलॉग में है क्या, मतलब से कुछ लिखने वाली बात, लेकिन जब मैं डिलीवरी करता था उन डायलॉग्स की, उसकी अहमियत मुझे आती थी, क्योंकि अंदर से जो बात मैंने कहनी है वो उस रीत से ही निकलती थी जो वो उन्होंने पहले सोच कर ये गाने लिखे, ये वर्ड्स और डायलॉग लिखे हुए, यानी कि उनकी सोच कौन वो मतलब डिलीवरी कर रहे हैं, उस तरीके से वो डायलॉग्स लिखा था। सुंदर मुखड़ा रूप सुहाना, नैनन सो मुस्काए, नैनन सो मुस्काए। मालिक, कल से उठते बैठते इसी तस्वीर को देखते जा रहे हैं। अरे हुजूरी, कोई सूरत ही ऐसी होती है जो दिल में खुब के रह जाती है। अब तो हमने फैसला कर लिया है कि हम इसे अपने घर की कुंवरानी बनाकर ही छोड़ेंगे। अगर कुंवरानी के माता पिता ने न माना तो? अबे ओ मनो, चुप चुप बोल, मानेंगे कैसे नहीं। और अगर उनकी अकल पर पर्दा पड़ भी गया तो हम क्या पृथ्वीराज चौहान से कम है? हमारे पास घोड़ा नहीं है क्या? घोड़ा तो है, लेकिन क्या? भोला बाबू ने शोर मचा दिया तो? हम भी अजीब है, हम भोले बाबू को गार्डन भेज देंगे ताजा हवा खाने। मामा,
एंड वो ओम Keeping प्रकाश जी the actor in mind. कीपिंग द एक्टर इन माइंड, यू नो, व्हिच इज एक्चुअली जैसे रफी साहब के लिए कहते हैं ना कि कीपिंग द एक्टर इन माइंड, वो Actor in उनकी mind. आवाज की डिलीवरी Delivery थी। पिताजी में वो कीपिंग द एक्टर इन माइंड, वो Dialogue डायलॉग delivery निकालते करते थे, थे। व्हिच क्या इज बात। एक्चुअली अ रियली यूनिक फैक्टर, यू नो। रियल फैक्टर है, और ऐसा किसी लिरिसिस्ट में हो या फिर ऐसा किसी राइटर में हो, मुसन्निफ में हो, तो चार लग जाते हैं। हाँ, Maybe that is the बिल्कुल। reason उनकी जो फिल्में हैं वो एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स उनमें मतलब बहुत थी, इसलिए साउथ की फिल्मों में ऑलवेज फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट्स मतलब से उनके, अगर आप सारे उनके फिल्में देखो चाहे मतलब से साउथ की जो फिल्मों में है, और साउथ की फिल्मों की हम बात वो करेंगे, philosophical मतलब से उनका तरीका था। फिलोसॉफिकल तो थी ही, Yes, लेकिन तो- साथ में एक दूसरी बड़ी बात है कि तमिल जिस तरह से उर्दू और हिंदी के साथ उनका वाबस्तगी अच्छी थी, महारत बहुत अच्छी थी जी। लैंग्वेज में। इसके अलावा तमिल फिल्मों के डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले लिखे हैं, कई सारी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। बट ऐसा सुनने में आया है कि तमिल भाषा के साथ वो वाबस्तगी नहीं थी नहीं। जो हिंदी और उर्दू के साथ थी। तमिल उन्हें आती इसमें थी। मैं आपसे बताऊं, ये गलतफहमी लोगों में है, ये सोच करके क्योंकि तमिल है मतलब से वहां पर लोग तो जैसे कि स्क्रिप्ट्स तमिल में आए होंगे तब जाकर उन्होंने मतलब लिख रखी होगी, लेकिन ये सब रीमेक्स जो तमिल में से बनी हुई थी, ज्यादातर तमिल फिल्म की रीमेक्स बनी हुई जी, और कईयों के मतलब से उन्होंने मतलब से लिख रखे हैं। ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन उनके ना इंग्लिश में आया करते थे, वो अंग्रेजी में अपने स्क्रिप्ट दिया करते थे पिताजी को, सो वो कन्वर्जन वो उनके इंग्लिश से हिंदी में करना, वो मतलब इस कारण से एक्चुअली ये थी। मगर लेकिन लोगों को ये मतलब ऐसे जानकारी रही है एक तरीके से, वो तमिल गलत फहमी से- कि yes. जैसे कि तमिल स्क्रिप्ट्स में से कर रखी। बोले चल गया तेरा तीर, बिल्कुल निशाने पर बैठा। कैसे छटपटा रही है रे, कैसे दिल मिला रही है रे, जैसे तड़प जल बिन मछली। और एक और खासियत मैं आपको बतलाऊं, उनका वो एक सिद्धांत रहा है, वो डायलॉग सिर्फ उन फिल्मों में लिखते थे जिनमें वो गाने लिख रहे थे। अच्छा, वो फिल्में वही एक्सेप्ट करते थे जी हाँ, जिनमें वो खुद भी नगमे भी लिखे हैं नगमे साथ में। लिख रहे हैं, हाँ जी। बट व्हाट वाज द रीजन देन? ही सी द लॉजिक बिहाइंड दैट वाज कि अगर वो कहानी को आगे ले जाना चाह रहे हैं, डायलॉग राइटर जब कहानी को आगे ले जा रहा है, अगर गानों में भी अपनी कहानी को आगे ले जा रहे हैं, Situational songs. सो दैट्स व्हाई वो कॉम्बिनेशन लेने के लिए देखा जाए इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव इफ यू गो टू सी। गिने चुने लोगों की तरह वो भी एक ऐसी हस्ती थी, आपके वाले साहब राजेंद्र कृष्ण साहब, जिन्होंने बतौर नगमा निगार, बतौर शायर और बतौर स्क्रीन प्ले राइटर या डायलॉग राइटर उन्हें बेहतरीन काम अंजाम दिया है, और हर एक के बस की बात ये नहीं है। उनके गानों पे आ जाएंगे, उनके गाने, उनके नगमे, आप नाम ले लीजिए, सबसे हिट सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण साहब का आ रहा है, जी, उनके हिट फिल्म राजेंद्र कृष्ण साहब की आ रही है। कौन से ऐसे गाने जो खुद उनको बहुत पसंद थे, जो अक्सर बेशतर घर पे वो खुद ही हम किया करते थे, मतलब आपको कुछ याद है? उनमें वो खुद की हमिंग की बात नहीं थी, मगर लेकिन एक किस्सा मैं जरूर आपको बता सकता हूँ, जो कि क्योंकि मैं वहां पर था जबकि वो इंटरव्यू चल रही थी, बचपन की बात है, बचपन एंड वो में इंटरव्यू कितने साल के थे आप? मैं प्रोबेबली आई मस्ट हैव बीन अराउंड आई मस्ट हैव बीन क्लोज टू 14 इयर्स, मतलब क्योंकि ये हमारे फेडरल रोड वाले घर पे ये इंटरव्यू की मतलब से मुझे याद है, तो बहुत छोटी उम्र में, जबकि मेरी याददाश्त ऑटोमेटिकली कमजोर क्या अच्छे अच्छों की भी हो जाती है, मगर क्योंकि हमारा ध्यान फिल्मों से मतलब से ताल्लुक इतना नहीं रहा। लेकिन उनका फेवरेट गाना अदालत में, जो मदन मोहन जी के म्यूजिक के साथ था, उसमें उन्होंने मतलब से ये बात उस समय कह रखी थी कि उनका फेवरेट मतलब उस समय था, जो उनके दिल को छू जाता है ना, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, ये उनका फेवरेट था। जबकि मतलब यूं हसरतों के दाग और उनको ये शिकायत है कि कुछ नहीं कहते, वो तो फेवरेट नहीं कहते, हाँ, यूं हसरतों के दाग, यूं हसरतों के दाग के लिए तो मतलब मैं कहूँगा कि मेरी एक ख्वाहिश हमेशा मतलब ऐसे पैदा रही है कि ये गाना अगर तलत साहब ने भी गाया होता साथ में लता जी के साथ, इस गाने में कुछ एक आप कह रहे हैं कि डुएट गाया होता, ज्यादा नहीं, मजा मैं होता। मतलब ऐसे सोलो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं दो गरीब- लाइनें मतलब ऐसे सुना लूं। अब गाइए ना प्लीज, अभी माहौल है, यादें ताजा कर रहे हैं हम। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। अब आप सोचिए, अगर ये गाना
अगर अपार्ट फ्रॉम सोलो, अगर तलत साहब का भी एक सोलो होता और अगर ये ड्यूएट होता तो आपने अभी जो साथ में गाया हुआ है, क्या just मजा imagine। आता। अब मेरी आवाज तो खैर मतलब से इज एन ऑर्डिनरी लेवल ऑफ सिंगिंग, आपकी आवाज ने एक जान मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया ये। फैमिली को कब यहाँ लाए, बिकॉज स्ट्रगल तो उन्होंने बहुत की मुंबई में। वो जब जलालपुर जट्टा से जब चले गए थे, जो पी पार्टीशन इंडिया में थी, रावलपिंडी से ना 2 किलोमीटर, वहाँ से जब वो शिमला चले गए भाई के साथ वहाँ पर रहने के लिए, उन्होंने उस समय मम्मी जी थी, मेरे सबसे बड़े भाई, मेरे सबसे बड़ी सिस्टर प्यारी दीदी हैं, और मेरे एल्डेस्ट ब्रदर रवि, इनके साथ मतलब से वो वहाँ पर शिमला में रहे थे, जो कि वो इनकी शादी तो बाद में हुई है। जो उनके शिमला आने का, पंजाब छोड़ के शिमला आने का रीजन क्या रहा था, वजह क्या रही? वो सिर्फ जॉब के साथ, जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कि वो एक कन्वीनियंस थी, तो उनके एल्डेस्ट ब्रदर रहने की वजह से वो अपने यंगर ब्रदर को साथ में लाए थे, हरगोविंद जी। तो चाचा जी को साथ में लेकर पिताजी वहाँ पर गए थे, और वो बहुत अच्छी बात है, उनके एल्डेस्ट ब्रदर मतलब से उनके साथ में रहे हैं, और उनका हमेशा मन था कि वो जाकर कोई ना कोई वर्क लाइन में मतलब से वो पकड़ लें। तो उनको मतलब जॉब आगे चलकर एज अ क्लर्क इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो उनको दिला रखा था, और वो चाहते ही थे कि वहीं पर ही वो मतलब अपना काम मतलब करते रहें, जो कि पिताजी का मन लिखने में था, तो वो अपनी पढ़ाई भाग आए मुंबई में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें खूब पापड़ बेलने के बाद भी फाइनली उनकी हिट आई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। इतनी ज्यादा हिट कि हम काउंट भी नहीं कर सकते कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अल्फाज की जादूगरी बिखेरी है हिंदुस्तानी सिनेमा में। हम यादें ताज़ा कर रहे हैं इस वक्त, यादें और ताज़ा करेंगे, राजन कृष्ण साहब पे और बातें करेंगे, उनके अल्फाज की जादूगरी और निखर कर आएंगी, जब थोड़े बहुत बीते लम्हों में आप हमें लेके जाएंगे, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज रहे हैं, आपने बेहतर तरीके से अपने फादर को जाना है, वो आपकी मदर के साथ भी काफ़ी अटैच थे। ये जो रोमांस छलकता है ना उनकी नगमे निगारी में, डायलॉग बाजी में, इसका ज़्यादा श्रेय आपकी मदर को जाता है, स्पेशली मुझे लगता है। उस पर भी हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। अजीम शायर, मुसन्निफ, लेखक नन अदर देन राजेंद्र कृष्ण साहब, हिंदुस्तानी सिनेमा में जिनका एक अहम सा योगदान है, मुकाम है, जिन्होंने गानों को बेहतर बनाया है और मंजर आम लाया है, बहुत ही हिट नगमे हमें दिए हैं, बहुत ही हिट फिल्में हमें दी हैं। आज हम उनके घर तशरीफ लाए हैं, उनके बेटे राजेश साहब से हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की कि बच्चों का तो बहुत अहम मरकज़ रहे ही वो, साथ ही साथ आपकी वालिदा अपनी बेगम के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा, बहुत ही क्लोज रिश्ता तो होता ही है बेगम के साथ, लेकिन ये रिश्ता ऐसा था कि उनके अक्सर और बेशतर नगमे जो है उनमें कहीं ना कहीं आपकी वालिदा का भी काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी हौसला अफजाई रही। सो क्या रिश्ता था ये रोमांटिसिज्म जो उनके गानों में छलकता है, इसका मेन एलिमेंट जो है, मेन मरकज़ आपकी वालिदा रही है। मेरे मम्मी जी की नेचर उस हिसाब से थी कि वो बहुत धार्मिक थी, उनके मतलब से बहुत सारे कनेक्शंस जो थे एक तरीके से हिंदू फिलोसफी, हिंदू जिस तरीके से माइथोलॉजी, और उसमें तो वो भजन कीर्तन में मतलब से बहुत मानती थी, और उन्हें मतलब से कई सारे मतलब से भजन मतलब खुद भी जनरली जो हिस्टोरिकल जो रहे हैं वो उन्हें पता थे, तो ऑटोमेटिकली उस कारण से थोड़ा बहुत उनमें उसकी जोड़ पिताजी के मतलब कानों तक हमेशा पहुंचती रहती माहौल था वो तो आ ही गया, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। और पिताजी ने मतलब भजन मतलब कई सारे मतलब लिखे हैं, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, और बड़ी देर रफी साहब के साथ ही हिंदी फिल्मों के मतलब अगर भजन अगर सबसे अगर कोई भी किसी ने अगर पेश कर रखे हो तो वो रफी साहब के, रफी साहब को वो भजन जो दिए हैं वो अपने नगमेगार मतलब वैसे एक राजेंद्र कृष्ण साहब ने दिए हैं, और उन्होंने मतलब हाँ जी उनके साथ मतलब कई सारे मतलब जैसे वृंदावन का कृष्ण कन्हैया और बड़ी देर भाई नंदलाला खानदान के मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी वालिदा की वजह से जो भजन सामने आया, आपकी वालिदा का मेन रोल रहा, उनका मकसद लाइफ में मतलब से था एक्चुअली कि वो जरा सा हाँ ठीक उनके मतलब से सहेलियाँ रहती थी, मगर ज़्यादातर उनके जो सब सहेलियाँ भी थी मम्मी जी के, वो ज़्यादातर थी जो कि भजन कीर्तन से जुड़े हुए। कुछ ऐसे थे जो कि मतलब फिल्में जाकर देखने के लिए, मगर जो भजन कीर्तन का जो वो माहौल था उस कारण से कई सारे ये फिर सुख के सब साथी दुख में ना कोई, गोपी में मतलब था सुख के सब साथी दुख में न कोई। क्या बात है शिवाजी, वाह। वेरी नाइस। गोपी फिल्म बहुत ही सुपर डुपर रही।
गोपी तुम क्या है? एक 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए? क्या हुआ? बाहर चलो। बाहर इतनी रात का, लेकिन क्यों? एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? बोलो ना। बोलता हूँ, बाहर चलो। अच्छा चलो। इधर थोड़ी देर बैठो। लो बैठ गई। अब बताओ क्या बात? वो अरे गोपी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? गोपी बंद करो ये रोना धोना, चलो बैठ जाओ इधर। अब सीधी तरह बताओ क्या बात है? सीमा, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। मेरी बरसों की भक्ति को भगवान ने आज धिक्कार दिया। मुझको बहुत गाली दी, तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे पास भेज दिया? हाँ। इतनी रात गए, पर क्यों? बोला उठा के सब बात बोल दो साफ साफ। क्या साफ साफ बोल दो? बोला कि ये कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और दिलीप कुमार साहब के साथ भी उनका एसोसिएशन लंबा रहा। Yes, और जी। अक्सर फिल्मों में दिलीप कुमार साहब तो दिखते ही दिखते थे, भले ही वो साउथ फिल्में थी। हाँ जी, नहीं और सुरेंद्र साहब के साथ दिलीप साहब के साथ जब गोपी जब की है, दिलीप साहब के साथ उनकी भी क्वेश्चन वहाँ पर वो ही पंजाबियत वाली बात पता आ जाती थी। उनके साथ भी वो मतलब कोई communication ऐसा थोड़ा रहा बहुत है वैसा रहा हिंदुस्तानी है। सिनेमा में जो पंजाब से बिलोंग नहीं करता है और राजेंद्र कृष्ण साहब का गहरा दोस्त ना रहा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी अपने जिंदगी में दोस्तों को बहुत कम मतलब जगह देते थे। वो ज्यादातर दोस्ती उनकी मतलब ऐसे बहुत गिनी चुनी मतलब रही है फिल्मों में। वो लेकिन एक तो उनके काम के हिसाब से, निभाते मगर वो हाँ जी, वो मतलब निभाना ऐसे उसके बहुत सामने जरूरी। जैसे निभाना उनके लिए मतलब बहुत जरूरी था। जब से वो बम्बई भी आए, चाहे मतलब ऐसे जिनके साथ भी मतलब रहे हैं, बहुत कम लोगों के साथ उनका मतलब कनेक्शन रहा है। राजेंद्र कुमार साहब अपने गुरु जो पिताजी के जिनको फॉलो करते थे, एक बाबालाल जी थे जिनकी कई गद्दियां बाद में हो गई, उनकी चिट्ठी लेकर आए थे राजेंद्र कुमार साहब बम्बई में। और उस कारण से 1 महीने पिताजी ने अपने घर में भी रखा और उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब जैसे अपने दूसरी जगह अपने रेंटल पर जाकर दादर में रह गए थे। सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम लोगों का नहीं होता, तो शायद वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। गोपी फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे, सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स दोनों। हाँ जी, कमाल है। और डायलॉग्स के लिए वो नॉमिनेट हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड। दैट दी ओनली फिल्म मतलब से जिनके लिए उनको नॉमिनेशन मिली थी। लेकिन उस समय अवार्ड मिला था उन्हें खानदान फिल्म के लिए। जी हाँ, वो सॉन्ग्स के लिए, मगर डायलॉग्स के लिए, गोपी के डायलॉग्स लिखने के उनको नॉमिनेशन मिली थी फिल्म फेयर से, मगर वो सत्यकाम को गई थे उस साल में। सत्यकाम, धर्मेंद्र जी की फिल्म। धर्मेंद्र जी, जी, धर्मेंद्र जी। जी। आपके घर पे सेलिब्रिटीज का आना जाना नहीं रहता था? लाइक नहीं, इनका मगर, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ घर पे सेशन हुआ करती है या फिर डायरेक्टर्स के साथ घर पे सेशन हुआ करते थे? आपके घर का माहौल था या फिर आपको अपनी फैमिली को, पर्सनल लाइफ को इन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ से उन्होंने अलग रखा? प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा था। लेकिन एक बार जरूर है कि मतलब से अमिताभ जी और एक बार राजेश खन्ना जी मतलब से जरूर मतलब से वहाँ घर पे एक टाइम पर मतलब से रहे हैं। तो उनके मतलब से डिफरेंट एसोसिएशंस जो रहे हैं अमिताभ जी के साथ विद बॉम्बे टू गो, यस, कि जब मतलब उन्होंने लिखे थे अगेन महमूद साहब के साथ, महमूद साहब के साथ जो कि association रहा। अमिताभ जी वाज नॉट कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ, तो वो मतलब लोगों के साथ शर्मिंदगी मतलब महसूस करवाते थे। और वो फिल्म इतनी बढ़िया हिट बड़ी हुई, हिट रही, बहुत सही। अच्छी रही है। सही है, बिल्कुल सही। आई थिंक एस विश्वनाथन जी वाज द डायरेक्टर। आपने सबसे बढ़िया बात ये कही कि जिस फिल्म के नगमे वो लिखते थे उस फिल्म के डायलॉग वो जरूर लिखा करते थे। नहीं, जरूर नहीं, वो अगर डायलॉग्स अगर उनको, हाँ, अगर उन्हें डायलॉग्स अगर लिखना है तो उनके लिए जरूरी था कि वो उस फिल्म के गाने लिखें, तब जाकर वो डायलॉग्स लिखते थे। उसके बगैर वो उन्होंने डायलॉग्स उन्होंने मतलब कई सारे ऑफर्स छोड़ रखे थे इस कारण से कि मतलब से वो गाने मतलब किसी और से लिख रहे हैं। अपनी अपनी कमिटमेंट रहती है। तो रामानंद सागर जी के साथ भी ऐसा ही कभी कोई फिल्म पे मतलब हुआ था, बट क्योंकि वो आनंद बख्शी साहब से लिखवा रहे थे तो पिताजी ने वो डायलॉग्स के लिए वो मना कर रखे थे, इसलिए कि बगैर गानों के उन्होंने अपना सिद्धांत रखा हुआ था, वो अपने सिद्धांत के लोगों को मजबूर होना पड़ता था ऑब्वियसली। नो, या तो मजबूर रहना था या तो फिर मतलब से वो बैकआउट ही होते थे ऑटोमेटिकली। फिर उन्होंने अपने बलबूते पे जो भी काम किया है अपने बलबूते पे किया, उसूलों को मद्देनजर रखते हुए किया है। जी। और कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका राब्ता, उनका एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है, जिनमें सी रामाचंद्र और मदन मोहन साहब भी सर फेहरिस्त है। सी रामाचंद्रन साहब के साथ दोस्ताना बड़ा अच्छा था, याराना, कहीं अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में सामने आई हैं। और दूसरी और मदन मोहन साहब के साथ बहुत गहरी दोस्ती भी थी, वो भी उन गिने चुने दोस्तों में से उनके रहे हैं मदन मोहन साहब, जिनके साथ उनका
आखिरी दम तक बहुत ही अच्छा राब्ता रहा। उन्होंने साथ में 41 फिल्मों का टोटल उनका कनेक्शन Collection। रहा है। यस जी, दोनों जो साथ में मतलब लिखे हुए हैं, टोटल 41 फिल्म्स, उसमें कुछ अनरिलीज फिल्म्स भी मतलब से उसमें शामिल हैं। मगर उनकी मतलब से पैशन ऑफ फूड भी मतलब से बहुत ज़्यादा था। इंटेलेक्चुअल लेवल पर मतलब से वो बहुत अच्छी मतलब से उनकी बॉन्डिंग थी। और हम लोग पेड रोड पर ही रहते थे, कुछ 8-10 बिल्डिंग का फासला था मतलब सामने की तरफ। मदन मोहन जी जो बाद में जसलोक हॉस्पिटल बना, उनके सामने ही मतलब से रहते थे हम लोग। थोड़ा इससे पहले लता मंगेशकर जी के बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग हटकर मतलब हमारा घर था। सो इनकी मतलब से जोड़ी मतलब से, क्योंकि एक तो मुलाकात के साथ भी मतलब फर्क पड़ जाता है मतलब से नज़दीकी, प्लस उनका खाने का शौक इतना था कि और खाने का शौक आपने बात की, यहाँ तो जरूर कहना पड़ेगा कि सरसों का साग बड़ा पसंद था उन्हें साग तो मतलब अभी कौन से पंजाबी को मतलब पसंद सरसों का साग, मक्की दी रोटी, क्योंकि पंजाबी कनेक्शन था। और अपने कल्चर को कभी उन्होंने अपने आप से अलग न किया, नहीं किया वो अलग हमेशा रूट्स के साथ जुड़े रहे ना। बिल्कुल वो रूट्स के साथ हमेशा ही जुड़े रहे हैं। मतलब वो अपने खाने के लिए मतलब से वो चाहे मतलब उनको कोलाबा जाना पड़े या कभी कभी दिल्ली भी मतलब जाना पड़े, जब रवि साहब को बुलाकर और एयरपोर्ट पर मिलकर उनको मतलब बोला कि चलो हम लोग वहाँ जाते हैं, और वो चांदनी चौक उन्हें ले गए, क्योंकि वहाँ पर चांदनी चौक के छोले भटूरे और आलू पूरियाँ मतलब से बहुत मशहूर हुआ करती थी उनके लिए। मतलब वो वहाँ पर ले जाकर और वापस आए सिर्फ अपने खाने की मतलब शौक पूरा करने के लिए। क्या बात है, कमाल की बात है ये म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका एसोसिएशन। आपने ये बात बहुत अच्छे तरीके से की कि गिने चुने ही दोस्त थे हिंदुस्तानी सिनेमा में, लेकिन राब्ता बहुत अच्छा था। सुनील दत्त साहब के साथ भी उनका, सुनील दत्त साहब के साथ भी उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा मुलाकात रहा कैसे है। हुई थी? ये सिर्फ पड़ोसन की वजह से ही है कि उससे पहले उनका राब्ता? नहीं, बहुत पहले से मतलब से कई फिल्मों के लिए। एक्चुअली पिताजी उस जमाने में एक तरीके से वो नंबर 1 राइटर थे इन द साउथ, एटलीस्ट इन द साउथ, बिकॉज उनकी सारी फिल्में 18 फिल्में जो उन्होंने लिखी थी एडीएम के लिए, सॉन्ग्स प्लस डायलॉग्स सारे मतलब से उनमें फिर, तो वो क्योंकि इतना विश्वास बैठ गया था उन लोगों के साथ एडीएम में, एंड द अदर डायरेक्टर्स जेमिनी के लिए भी जो लिखे हैं एवरीथिंग दैट, बट वो ही मतलब से जाकर कई बार मतलब से म्यूजिक डायरेक्टर और स्टार्स को मतलब चुना करते थे। अब उनकी फिल्मों में कॉमिक एंगल ऑलवेज ज्यादातर रहता था। ओम प्रकाश जी ऑटोमेटिक चॉइस उनके लिए रहते थे, महमूद साहब ऑटोमेटिक चॉइस, बिकॉज साउथ के नागेश जो थे वो मतलब साउथ के सुपरस्टार थे, एंड फॉर मी तो द ऑल टाइम नंबर 1 मतलब से एक्टर एज अ कॉमेडियन हैज टू बी महमूद साहब। ऑटोमेटिकली मतलब से वो एक नेचुरल चीज है, मतलब से लाखों लोगों के लिए मतलब से वो बात वो सहमत रहेंगे इस बात से। एंड महमूद साहब वाज अ नेचुरल चॉइस टू एक्ट इन ऑल द फिल्म्स जहाँ पर नागेश साहब थे। सो प्रैक्टिकली आई थिंक ऑल द फिल्म्स में मैंने कई वो साउथ इंडियन वाली फिल्म्स देखी हैं। कभी जब वो घर पे बैठा करते थे और कभी आपने देखा है उनको किस तरह से वो लिखा करते थे शेरो शायरी, या घर पे बैठे हुए वो गाने लिखा करते थे, या उनका कुछ अलग सा तरीका था लिखने का? उनके लिखने के तरीके मतलब ऐसे नहीं थे कि वो बैठ कर लिखते थे, वो एक जगह पर ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। रेस्टलेस काइंड ऑफ पर्सन, वेरी रेस्टलेस पर्सन, ही वाज ऑलवेज वॉकिंग एंड पेसिंग रोमिंग अराउंड। मतलब वो अगर बैठकर अगर उनको ख्याल आया, जिस समय ख्याल आता था उनको, वो उठ लेते थे। मतलब उनका सबसे पहले तो उनका सिगरेट मतलब से हाथ में होना बहुत जरूरी है, और वो ज्यादातर अपने लुंगी और बनैन में मतलब से घूमते थे अपने घर में, और वो बहुत सिंपल है। उनको मतलब से ऐसा नहीं था शौक, प्रॉपर ड्रेसिंग यस, बट इमैक्युलेट ड्रेसिंग वाज नेवर समथिंग दैट ही वाज बॉदर्ड अबाउट कि फैशन के हिसाब से चले। बट वो अपने उठ लेते थे, फिर वो जाते थे खिड़की पर। ही हैड फियर ऑफ हाइट्स, ही हैड अ लिटिल फियर ऑफ हाइट्स, तो वो खिड़की पर भी जब खड़े होते थे तो ऐसे खड़े होते थे, एक पैर पीछे की तरफ, एक पैर यहाँ पर, और वो मतलब ऐसे वो उनका बैलेंस बैनिस्टर पर रहता था, चाहे जब हम लोग पेडर रोड पर रहा करते थे या नेपिन सी रोड जब हम पेंटेड हॉल पर, तो वो अभी वैसे खड़ा रहते थे। वो मतलब से अपने बाहर के मतलब नज़ारे देखते हुए अंदर जाते थे, फिर अपनी किताब को देखकर फिर बैठकर मतलब से उस तरीके की उनकी लिखावट, उनके ख्यालों को वो ऐसे उतारते थे। हाँ, जब वो डायलॉग्स लिख रहे होते थे ऑटोमेटिकली वो डायलॉग्स के लिए वो अपना रूम ऑलवेज लेते थे, जो कि या तो शालीमार होटल जो केम्स कॉर्नर पर था हमारे घर के नज़दीक, बिटवीन पेडर रोड एंड नेपेन सी रोड, तो वो इक्वल डिस्टेंस वाली बात होगी जब हम लोग पेडर रोड से नेपेन सी रोड पर भी शिफ्ट हुए हैं। शालीमार होटल या NSC क्लब, यहाँ के रूम्स मतलब से वो उनके पॉपुलर एंड उनके फेमस हॉन्ट्स थे जहाँ पर वो लिखने के लिए मतलब वो लिया करते थे, तो डायलॉग्स वर ऑलवेज आउट देयर, बट ये उनकी लिखावत मतलब से ऐसे रहती थी। एक बार एक इंसिडेंट रही है कि नैयर साहब का फ़ोन आया, आर के नैयर जी
आर.के. R.K. नैयर, ओ.पी. नैयर जी के साथ उनका नहीं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कभी मतलब से आई थिंक इट मस्ट बी अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स कोई तरीके से, क्या पता ईगोस होते हैं ना उस जमाने में हुआ करते होती है जरूर, मतलब वैसे वो हम लोग बात नहीं करते मगर इट्स हाँ। नेचुरल ना अभी Yeah. अब कभी कभार आप अगर आर्टिस्टिक लोग अगर हैं, आपने अपनी चीज बयान कर ली तो आप अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर, मतलब से वो Clashes हो ही गए। शायद, जबकि मतलब से क्रिएटिव क्लैशेस वी कैन से। एंड में ओ.पी. नैयर साहब के साथ एक उनकी फिल्म मतलब शुरू हुई थी जो कि मतलब बन नहीं पाई, मतलब से जो कि इट्स बैड लक, मतलब कि जब जब जो होना है तब तब वो सो होता होता है। है, वो वापस मेरे जिंदगी में मतलब ये हमेशा मैं मतलब देखता हूँ कि ये बात आती अच्छा, जिंदगी के तजुर्बों को उन्होंने शक्ल कभी डाली जो उनके साथ हुआ है, वो ऐसी कोई फिल्म है जो वाकई में उन्होंने फिर उस हिसाब से वो लिखी, अपने तजुर्बे जो उनके साथ हुए। डायरेक्ट ऐसे उनके ऐसे कोई बातें नहीं है मगर लेकिन उनके जो फिलोसॉफिकल जो लाइफ में वो एक इतने इमोशनल इंसान थे कि उनकी चीजें ऑटोमेटिकली वहां पर आया करती। आ ही जाती। तो मैं भी आज भी उनको पहचान रहा हूँ उनकी फिल्मों से, इसलिए मैं मतलब उसमें मतलब जाकर मैं देख रहा हूँ कि कई चीजें जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साथ में, तो वो अपने उनके साथ भी जुड़ी हुई होगी। कभी आपने अपने वाले साहब से ये सवाल तो जरूर पूछा होगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है विच इज योर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशन सो फार। एक राइटर को खुद पता नहीं होता, लेकिन जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी आप जब आप रीति लम्हों में जाते हैं तो आपको लगता है कि ये क्रिएशन आपकी बहुत अच्छी है, दिल के करीब है, मजा आया ये काम करके। ऐसे डायरेक्ट एक्चुअली सवाल ना हमारे सामने नहीं होते थे, लेकिन जब मैंने कहा कि जाना था हमसे दूर, कुछ कहीं मतलब ऐसे कोई कारण से मतलब से ऐसे ज़रूर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई ज़रूर ऐसे उनकी ज़िंदगी की कोई बात होगी जिसकी वजह से जाना था हमसे दूर, उनके बहुत 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 करीब के मुझसे गाना था, जाना था हमसे दूर। एक आध लाइन हो जाए क्यों नहीं। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमसे इतनी दूर, ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। क्या बात है। ये तो मतलब वैसे मेरे भी रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैंने उनको सुन रखा है कि ये कहते हुए कि ये उनका फेवरेट गाना था, तो वो एक बट सैड सॉन्ग्स भी उनके सामने आते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत बड़े रोमांटिक सॉन्ग्स, वो कुड फॉरगेट, पल पल दिल के पास, वो जमाने में तब उन्होंने ये अल्फाज लिखे थे, आज भी ये गाना नौजवान दिलों की धड़कन बना हुआ है। बिल्कुल। आप देखिए किसी भी नौजवान शख्स को ये गाना उससे फेवरेट होगा ही होगा। मेरे खुद की भी, हमारे भी जिंदगी में तो ये है, सिलसिला आज तो डिजिटल वर्ल्ड पल है। पल दिल के पास की जब बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली वो एक मतलब से अंदर से उभर ही आती है। कल्याण जी, आनंद जी साहब के साथ 27 फिल्में उन्होंने मतलब उनके साथ भी बहुत सारे, बहुत अच्छा इनफैक्ट एक्चुअली वो उनके कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई दोनों बहुत मजाकी इंसान, उनका कहीं ना कहीं राब्ता ऐसे लोगों से बहुत गहरा रहा है जिनमें कॉमेडी एलिमेंट ज्यादा हो। श्री रामचंद्र जी का भी मतलब से ऐसा था, वो बहुत लाइट नेचर्ड इंसान, मतलब से वो खुद भी ऐसे बहुत थे, वंडरफुली टैलेंटेड मैन। उनके मतलब से ईना मीना डी का जैसा गाना मतलब उन लोगों ने साथ में मतलब से कर रखा है, आप सोचिए मतलब से व्हाट अ सॉन्ग। एंड ईना मीना डी का के लिए तो मतलब मेरी सिस्टर अपने फ्रेंड, उनकी एक फ्रेंड थी नजमा, स्कूल डेज से वो जब घर पे आए थे तो वो इनी मीनी माइना मो खेल रहे थे। अच्छा, ये ऐसे आया है सामने। यस, ओके, इट वाज सम इनी मीनी माइना मो। इनको मतलब सुनकर मतलब से उन्होंने मतलब से जाकर ईना मीना डी का लिखा है जो आपके सामने आज तक इतने रीमिक्सेस तक भी मतलब आ रही है। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। अगर आपसे कहा जाए आपको खुद उनका कौन सा पहलू सबसे ज्यादा दिल को भाता है जिसे आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में फॉलो करें? अगेन रफ़ी साहब का नाम फिर मुझे लेना ही पड़े, बिकॉज रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जो कि शुरुआती अपने गाने को एक ऊंची चोटी से लेकर मतलब वो शुरू करते थे। एक गाना बिंदिया का जो इकबाल कुरैशी साहब के मतलब म्यूजिक के था, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। क्या बात। ओनली रफ़ी, दैट्स ऑल आई कैन से, ओनली रफ़ी। वो उनकी आवाज ऐसी थी मतलब कि जो आपको मतलब शायद एक अगर साधारण गाना भी लिखो, खैर ये तो मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का गाना था और इतना डीपली मतलब है कि मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब से मेरे जिंदगी के साथ ही गाना मतलब से जुड़ चुका है। जिंदगी में किसी चीज से उनको कभी ये आखिरी मरहले में आपने उनको देखा है जब जिंदगी की आखिरी सांसें उन्होंने ली, किसी चीज का उन्हें ये था, अफसोस था वो कि कभी ऐसा घर पे बयान नहीं करते, लेकिन हुआ। मैं ये जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उनकी डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत थी
कि इतना लिखने के बाद लोग उनका साथ मतलब छोड़ते गए। किस तरह का एक साथ तो चाहते थे वो? नहीं खैर, जिस समय जो रुतबा उनको मिलना चाहिए अवार्ड्स का, तो कभी उन्होंने उन्होंने कभी फर्क मायना नहीं नहीं पड़ा। दिया, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। मतलब से अवार्ड्स वर नॉट हिज फोकस इन यस, लाइफ, इट डिड उनका तो नॉट मेन मैटर। फोकस काम पे था और बेहतर काम देना है। लेकिन मगर जिनके साथ जुड़े हुए थे साथ छोड़ तो दिया। वो मतलब ऐसे साथ छोड़ गए। वो आप अभी मैं उन लोगों के नाम नहीं लेता क्योंकि उनके साथ मतलब से उन्होंने कभी क्या expect- अपना रिश्ता मतलब से नहीं किया। कभी तो किया होगा। क्या एक्सपेक्टेशंस थी? एक बच्चा देखता है पूरा, जब आखिरी वक्त में होता है। एक राइटर थे वो, मैं उनकी तरफ से अगर ये बोलूं, वो एक ऐसे इंसान थे जब उनको मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन ये इस चीज़ की नहीं है, मतलब यानी कि उनको मतलब खुशी थी एक तरीके से कि इस किस्म के काम का मौका उन्हें मिल रहा है। वो उस किस्म के इंसान थे कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग दैट ही वॉज लविंग। इट्स लाइक यू से, लाइक द चाइनीज प्रोवर्ब, यू नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ इफ यू डू समथिंग which is passionate and close to you. So he was one of those kind of people. तो मगर लेकिन उनको when a person is in that space, जब उन्हें काम कम मिलना शुरू हो जाता है, वो एक निराशा, वो एक तरीके से वो एक बयान मतलब वैसे वो करते नहीं थे मगर लेकिन वो थी। हाँ, वो थी। आज तो जन्माष्टमी है, क्या खिला रहे हो? अरे खिलाऊंगा तो रात के 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद, इस वक्त पहनाऊंगा। आओ मेरे साथ। अच्छा? आओ। मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए रेशम की धोती और कुर्ता लाया हूँ, ये लो। वाह वाह ताऊ, खुश रहो। और ताऊ ये भी देख लेना, आज हम पे भी कोई गोभी मर मिटेगी। हाय राम, लाड प्यार से दिमाग खराब कर दिया है लड़के का। रेशम के कपड़े पहनकर क्या इसे रास रचानी है? अरे ओ भागवंते, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे ये गोविंद हमारे घराने की पहली औलाद है, अगर ये बनठन कर नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा? ओ खुश रहो ताऊ, क्या जवाब दिया है। अब बोलता ही बाद आई में ऐसे ताऊ ऐसे भतीजे से दोनों किसी नौटंकी में होते तो अच्छे लगते। देखता ही तू शामू से इतना प्यार करती है, थोड़ा सा मुझसे भी कर लिया कर। अरे जा जा, कहाँ शामू और कहाँ तू। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। और राजन कृष्ण साहब के कई और पहलुओं को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त नहीं है हमारे पास। हम बहुत तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कई सारी बीती यादें हमें याद दिला दी। कहते हैं बातें भूल जाते हैं लेकिन यादें याद आती हैं, लेकिन यादों के साथ आपने बातें भी बहुत याद दिलाई उनकी। बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करते हुए राजू जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग माई फादर, बिकॉज हम लोग अपने जी रहे हैं तो मतलब ऐसे उनके नाम से जी रहे हैं। अब अंत तक पहुंचा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiva.lateef@nw18.com पर।